नमस्ते। आज आसाम चुनावों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पॉलिटिकल बाबा, जो कि इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अमिताभ तिवारी जी, और साथ ही स्वराज्य के वरिष्ठ पत्रकार जो कि काफी एक्सटेंसिवली कवर करते हैं पूर्वोत्तर भारत, बंगाल और असम को। और आज वे चर्चा करेंगे कि असम में क्या मुद्दे हैं जो इन चुनावों को विशेष बनाएंगे। लेकिन अपने दर्शकों को पहले हम कुछ बैकग्राउंड बता देना चाहते हैं, ताकि आप असम का इतिहास समझकर यह समझ सके कि इस राज्य की प्रवृत्ति कैसी रही है। इसलिए जयदीप सर, सबसे पहले आप बताइए कि असम की राजनीति का बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्या चीज इसे इन्फ्लुएंस करती रही है और अब ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। नमस्कार। असम का एक सबसे जो अहम मुद्दा है असम में वो हमेशा रहा माइग्रेशन फ्रॉम जो पहले था ईस्ट पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश हुआ और उससे भी पहले ईस्ट बंगाल था। ब्रिटिश के जमाने से ब्रिटिश लोग वहां से चीप लेबर हिसाब से मुस्लिम पेजेंट्री, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम पेजेंट्री को असम में लाते रहे एंड इनको जगह दिया गया इन द चर एरियाज। चर बोलते हैं इसको। चर होते हैं जो नदी का जो एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, वो बीच बीच में नदी का बीच में ब्रह्मपुत्र के बीच में विस्तार चर इलाका है, उसमें इन लोगों को सेटल करवाते गए हैं टू कल्टीवेट, टू बेसिकली इंक्रीज जो एग्रीकल्चर उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए ब्रिटिश लोग ने किया। उसके बाद ऐसे भी चीप लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर, रेलवे लाइन के लिए लेबर, ये सब इस कारण ब्रिटिश ने इसके कारण जो हुआ कि असम का जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है बहुत सारे जगह में धीरे धीरे कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हो गया बाय विथ बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स ओरिजिनली फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल और नाउ बांग्लादेश। उसके कारण जो जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, वो असमीजी हो या बाकी छोटे छोटे ट्राइब्स हो, राभास, बोरोस, मटक, मोरान, अहोम, इन लोगों का संख्या कम होते माने प्रोपोर्शनेटली कम होते गया। तो इसके कारण से एवर सिंस इंडिपेंडेंस, आई मीन उस टाइम से द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया असम में और ये चलता रहा। इसके धीरे धीरे अभी इन 1979, आई मीन कांग्रेस ने, उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कांग्रेस को समझ में आया कि ये तो अच्छा वोट बैंक बन सकता है, तो उसको वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू किया। दिस इलीगल माइग्रेशन स्पेशली ऑफ बंगाली मुस्लिम्स, क्योंकि बंगाली हिंदूज जो है माइग्रेट जो किए हैं वो भी काफी किए हैं, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन इन erstwhile ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन बांग्लादेश में मुस्लिम्स वेर वोट बैंक, तो ये वोट बैंक को उन्होंने इनकरेज करते रहा। धीरे धीरे बहुत सारे बंगाली मुस्लिम्स को लाते रहा इन लोगों ने, और अल्टीमेटली इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लोअर असम स्पेशली ये वहां का मेजॉरिटी बन गया। ये अचानक लोगों को द ग्रेविटी और जो जो जितना कितना हद तक ये भयानक प्रॉब्लम हो गया वो लोगों को समझ में आया इन 1979। मंगलदोई बोल के एक कंस्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी या एक शहर भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, उसमें सडनली देखा गया, उसमें बाई इलेक्शन हुआ 1979 में। बाई इलेक्शन के कारण इलेक्टोरल रोल रिविजन हुआ। वहां देखा गया कि देयर वाज अ 40%, नियरली 40% इंक्रीज इन नंबर ऑफ वोटर्स। हाँ, और ये जो इंक्रीज है सारे की सारे वेर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स। तब लोगों को, असम के लोगों को समझ में आया कि ये क्या भयानक प्रॉब्लम बन गया हमारे लिए। और ऐसे अगर चलता रहा तो हम अपना प्रदेश में हम लोग माइनॉरिटी हो जाएंगे। हाँ, तो और ये बांग्लादेश और एक बांग्लादेश बन जाएगा। तो उसके कारण शुरू हुआ असम एजिटेशन, जो हम लोग जानते हैं बहुत सारे 7 साल तक, नियरली 7 साल तक चला। 1985 में जाके असम अकॉर्ड हुआ। तभी भी ये प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं हुआ। ये फिर एजीपी, असम गण परिषद सरकार में आया, उन लोग कुछ कर नहीं पाया ये इलीगल इमिग्रेशन को ले। तो इलीगल इमिग्रेशन एक प्रॉब्लम रह गया हमेशा असम के लिए। और उसके बाद देयर वाज आल्सो अनदर पैरेलली, और एक प्रॉब्लम था कि द मेजॉरिटेरियनिज्म ऑफ असमी स्पीकिंग पीपल, जो बाकी जो जितने माइनॉरिटीज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, ट्राइब्स है वहां के,
बोरोज स्पेशली, राभाज, इन लोगों का मन में बीच में बहुत रिजेंटमेंट शुरू हुआ अबाउट असमीज मेजोरिटेरियनिज्म। तो बोरोज जैसे उन लोग बोरोलैंड एजिटेशन फॉर ए सेपरेट स्टेट, नॉट कंट्री, सेपरेट स्टेट ऑफ बोरोलैंड के लिए इन लोगों ने एजिटेशन शुरू किया उसी कारण। और ये एजिटेशन भयानक एक रूप लिया। इट बिकेम अ वेरी हाईली मिलिटेंट एजिटेशन, बहुत लोग मारे गए, बहुत बॉम्ब ब्लास्ट हुए ना। खैर, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट। तो आफ्टर द अकॉर्ड, असम अकॉर्ड जो इसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, और जो एजिटेशन का एक श्रेणी जो है, जिन लोग ने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स से कुछ नहीं होगा, असम हैज टू बी इंडिपेंडेंट, सो अल्फा फॉर्म हो गया। इट इज अनदर ह्यूज आयरनी जो अल्टीमेटली जाके अल्फा लीडर्स इन लोगों ने बांग्लादेश में अल्टीमेटली रिफ्यूज लिया। और बांग्लादेश, और उस टाइम बांग्लादेश के साथ ये बीएनपी रजीम था, मिलिट्री रूलर था बांग्लादेश, उनका पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा संबंध था। तो पाकिस्तान गॉट ए चांस कि थ्रू बांग्लादेश ये इंडिया को इंटरफेयर करे। वो जो मतलब कश्मीर में जो कर रहे हैं वो वही उसको, अल्फा गॉट अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ट्रेनिंग आर्म्स एटसेट्रा, पाकिस्तान, चाइना एटसेट्रा। तो वो ये असम हैज ऑलवेज बीन ए वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड स्टेट इसके कारण। एंड द इलीगल माइग्रेशन प्रॉब्लम केप्ट ऑन हैपनिंग, इसको बंद नहीं किया गया कभी भी, क्योंकि इट्स ओनली आफ्टर वाजपेयी के टाइम से तब ये शुरू हुआ, द फेंसिंग ऑफ द बॉर्डर सीरियसली शुरू हुआ। वो अभी भी इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, अभी भी पूरा हुआ नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर व्हिच आर, यू नो, द रिवर इज द बॉर्डर, वहां फेंसिंग हो नहीं सकता है। सो स्मार्ट फेंसिंग बोल के, खैर वो इन एंड इन द, बट अभी क्या हुआ कि सिंस 2016 जब ये सरकार आया, बीजेपी सरकार जब आया, वहां एक बहुत बदल हुआ असम में अभी। और ये जो हमेशा जो वायलेंस होता था, जो डिस्टर्बेंस इन वेरियस पार्ट, दिस हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। अल्फा का बहुत ही कम कुछ रह गया। बोरो अकॉर्ड हो गया, एकदम कॉम्प्रहेंसिव बोरो अकॉर्ड, सो इसलिए बोरोलैंड में अभी शांति है। So this is the main thing, main development which has happened in Assam because of on this front. लेकिन एक साल पहले जब 2019 में, सॉरी नॉट एक साल, 1.5 साल पहले, 2019 एंड ऑफ 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके असम अगेन प्रोटेस्ट में, यू नो, देयर वर ह्यूज प्रोटेस्ट, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर असम। तब लगा कि और you know, even the prime minister Modi couldn't go, एक summit था with the Japanese prime minister, he had to cancel the visit because of the protests and all. It went on till March last year, widespread protests etc. अल्टीमेटली तो आज ही मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि इसको कैसे प्रोटेस्ट, बिग थिंग अबाउट द इलेक्शन आउट हियर इज हाउ दोस प्रोटेस्ट, जो एक साल पहले तक टिल मार्च 2020 BJP was completely on the back foot. Now, Citizenship Amendment Act is not an issue anymore. So that is one of the biggest. देखिए, इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे जयदीप जी ने बताया है। एक्चुअली हुआ क्या है कि असम में इवन बंगाली हिंदूज को भी इमिग्रेंट्स ही माना जाता है। भाजपा ने सीए के थ्रू जो इमिग्रेंट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, उसका डेफिनेशन ही चेंज कर दिया है एक्चुअली। तो हिंदू इमिग्रेंट्स को तो भाजपा कह रही है क्योंकि ये प्रताड़ित हैं और ये हमारे ही हैं, हम इनको वेलकम करते हैं। और जो बंगाली मुस्लिम्स हैं वो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं और उनको आइडेंटिफाई करके हम डिपोर्ट करेंगे। तो आसाम में एक जो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर इशू था हमेशा, उसको अब और एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम आउटसाइडर का एक पैराडाइम इसको दे दिया गया है। अब जैसा कि सर कह रहे थे कि 1 साल पहले तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था सीए के खिलाफ वहां पे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे क्या किया है कि अभी जो मैनिफेस्टो डाला है उसमें सीए को इम्प्लीमेंट करने की कोई बात करी नहीं है बीजेपी ने वहां पर। देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द वेरियस कॉन्ट्रडिक्शंस, और बीजेपी इस चीज में काफी माहिर रही है हमेशा। तो अभी उसका जो वोटर है वो असमी हिंदू भी है और बंगाली हिंदू भी है। 85% वोटर जो बीजेपी के हैं वो
इन दो कैटेगरीज ऑफ वोटर्स हैं। अब इनमें असमीज हिंदूज ये जरूर सोचते हैं कि अगर बंगाली हिंदूज बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आए तो जो असमीज कल्चर है उनकी ही जो पॉपुलेशन में जो उनका जो एक मेजोरिटी है वो कम हो जाएगी। ये हुआ भी है। अराउंड 60% आसामी बोलते थे लोग 1991 में, जो कि अब जाके अराउंड 50% हो गया है। तो बीजेपी अभी थोड़ा जो इसको ट्विस्ट और थोड़ा इसको दूसरी तरफ इश्यूज को ले जाने की कोशिश कर रही है और फोकस कर रही है डेवलपमेंट के ऊपर, कि पिछले 5 साल में क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, तो जो डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्रीय जो स्कीम्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छा हुआ है आसाम में। ये भाजपा वोटरों को बताने की कोशिश कर रही है। दूसरा ये बताने की कोशिश कर रही है क्योंकि जो अलायंस हुआ है कांग्रेस और एआईयूडीएफ का, उससे भाजपा को एक ऑलरेडी एक पॉइंट मिल गया है कि कांग्रेस जो है वो बंगाली मुस्लिम्स जो इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पर ला करके सेटल करना चाह रही है और यहाँ की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसको चेंज करना चाह रही है। 1971 में 25% मुस्लिम आबादी थी, क्योंकि 2011 में 35% हो चुकी है, और अगर 2021 का भी आंकड़ा हमारे पास है नहीं, लेकिन लोगों के हिसाब से 38-40% भी हो गया है। तो ये इशू भी उठा रही है, डेवलपमेंट का इशू उठा रही है, पॉलिटिकल बैंक्रप्सी का इशू उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस हर जगह से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो आसाम में अगर ये वापस आएंगे तो पुराना जो इनका जो एक नॉन डेवलपमेंट का जो रिकॉर्ड था 15 साल का, वो वापस आ सकता है। तो ये सब अलग अलग इश्यूज के ऊपर खेल रही है। और आसाम जो है एसेंशियली इज अ गेम ऑफ अलायंसेस। ना ही कांग्रेस ना ही भाजपा अकेले यहाँ पर मेजोरिटी पा सकती हैं, मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं कि उनको मेजोरिटी मिलेगी। 2014 में भी भाजपा ने जब लोकसभा इलेक्शंस पे यहाँ पे स्वीप किया था, वो असेंबली सेगमेंट्स में आराम से खुद से जीत रही थी, लेकिन उसने 2 पार्टीज के साथ अलायंस किया था, एजीपी और बीपीएफ, और वो दोनों पार्टीज ने 26 सीटें जीती थी। बीपीएफ ने तो यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब की भी अच्छी खासी आबादी है, 16 में से 12 सीटें बीपीएफ जीत के आई थी। हालांकि वो इस बार महाजोत के साथ है और भाजपा ने एक दूसरी पार्टी के साथ अलायंस किया, यूपीपी। तो अलायंसेस का गेम है यहाँ पर, जबकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ लेफ्ट पार्टीज और बीपीएफ के साथ अलायंस करके आई। अब कांग्रेस को यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, अराउंड 43 सीट्स ऐसे हैं जहां पे 30% से ज्यादा आबादी है मुस्लिम पॉपुलेशन की, और अगर मुस्लिम आबादी 40% के करीब है, 37, 38, 40% है, और उसका अगर 80% वोट भी मिल जाता है महाजोत को, तो ये सीधा का सीधा लगभग 30% वोट शेयर हो जाता है। तो वोट शेयर के मामले में ये कॉन्टेस्ट काफी क्लोज दिखता है इस बार। और इनकी स्ट्रैटेजी है कि अगर 80% इधर से मिल गए और 20-25% अगर पुराना जो हिंदू वोटर है कांग्रेस का, वो अगर अभी भी वोट कर देता है, क्योंकि 2016 में भी 25-30-35% हिंदुओं ने वोट किया है कांग्रेस को, तो महाजोत जो है ये चुनाव जीत के जा सकती है। ये जो इलेक्शन है मेरे हिसाब से, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आसाम का इलेक्शन है बंगाल के इलेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाजपा के लिए, क्योंकि बंगाल में अंडरडॉग है भाजपा। पिछली बार 3 सीटें आई, ठीक है, लोकसभा में 18 सीटें आई, अब दोनों चुनाव अलग अलग, वहां हार भी जाती है तो एक मॉरल विक्ट्री भाजपा के पास रही कि 100 सीटें से अधिक आई या हमने अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ अगर हार जाती है तो भाजपा का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपने गवर्नमेंट्स को डिफेंड करने का, वो कमजोर होता है। तो दिस इलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फ्रॉम पर्सपेक्टिव कि बीजेपी जहां पे रूल कर रही है वो भी गवर्नमेंट्स बचा पाती है अपने डेवलपमेंट ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर, और ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक तरह से गेटवे है नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि इसके बाद ही भाजपा ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्यों में खुद या फिर अलाइंस के साथ सरकारें बनाई हैं। तो अगर यहाँ कुछ रिजल्ट अगर ऐसा वैसा आ जाता है तो बाकी राज्यों पर भी इसका काफी असर पड़ सकता है। जी, बीजेपी के लिए ये चुनाव क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपने काफी अच्छे से समझाया।
तो इसको मैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखती हूँ तो पाती हूँ कि यह लगभग पहली सरकार है जो 5 साल भाजपा की शासन कर पाई है। इसके पहले हमेशा असम गण परिषद और कांग्रेस की सरकारें रही थी। तो मैं जयदीप सर से समझना चाहती हूँ कि बीजेपी का जो ये राइज हुआ है असम में, वो कैसे हुआ है? बीजेपी का राइज ये बेसिकली हुआ है बिकॉज ऑफ आरएसएस। आरएसएस ने बहुत सालों से वेरी साइलेंटली, जैसे करते हैं आरएसएस, अच्छा काम किया, बहुत साइलेंटली अच्छा काम करते रहा इन ये। एंड ये एक नंबर वन है। नंबर टू, जो कांग्रेस का 3 बार 15 इयर्स कंसेक्यूटिवली कांग्रेस ने जीता, तरुण गोगोई ने सरकार चलाई। जो ऑपोजिशन जो था उस टाइम, एजीपी बहुत ही कमजोर फोर्स बन गए। इनका ना कुछ वैसे आइडियोलॉजी था, कुछ भी नहीं था इन लोगों का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ पूरा ये। तो ऑपोजिशन स्पेस में एक वैक्यूम आया और इस वैक्यूम को बीजेपी ने इस्तेमाल किया। कांग्रेस से बीजेपी ने एजीपी से सर्बानंद सोनोवाल को लिया। was already, उनको माना जाता था जातीय नायक ऑफ असम। he was given that label. कांग्रेस से हिमंतो was disgruntled, हिमंतो को लाया कांग्रेस से। so that proved to be एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया बीजेपी का। और कांग्रेस के अगेंस्ट आफ्टर 15 साल इन ऑफिस एंटी इनकम्बेंसी हो गई तो था ही। तो वो एंटी इनकम्बेंसी के भी आधार पर और another factor, Modi was a factor out there. केंद्र में the Modi wave was also very much there in Assam. तो उसमें से, क्योंकि 2014 से ही असम में, 2014 में बीजेपी बहुत अच्छा रिजल्ट्स लाए थे इन असम लोकसभा इलेक्शन में। तो उसी टाइम से ही बीजेपी का हवा चलने लगा। बट इट वाज ऑन द बेस वाज आरएसएस का काम इन ऑल ओवर असम। जी, तो 2014-16 में बीजेपी ने जो विकास किया, उसके बाद इस चुनाव में आप अमिताभ तिवारी जी कैसे शॉर्ट एनालिसिस करेंगे? जो एनडीए का अलायंस है वो कैसा, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है? स्ट्रेंथ तो 5 साल का एक डेवलपमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। सरकार अच्छी चली है, केंद्रीय स्कीम्स अच्छे इंप्लीमेंट हुए हैं, काफी शांति रही है जैसा सर ने कहा है, वायलेंस काफी कम हुआ है। मोदी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज हमने देखा है कि राज्य के चुनाव में भी मोदी फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मोदी जी की यहाँ पर पॉपुलैरिटी काफी अच्छी है। जो सोनोवाल और हिमंत बिस्वा शर्मा का जो कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छे से चल रहा है अभी तक। हालांकि इस बार सीएम कुर्सी को लेकर थोड़ी बहुत जद्दोजहद हो सकती है चुनाव जीतने के बाद, और वो क्या करवट बैठे ही, क्योंकि दोनों लीडर्स भाजपा के नहीं है। ठीक है, ये आए तो बाहर से ही है। तो जो लीडर्स बाहर से आते हैं उनमें भाजपा की आइडियोलॉजी या आरएसएस की आइडियोलॉजी उस तरह से एम्बेडेड नहीं होती जैसा बीजेपी के नेचुरल या बॉर्न लीडर्स में रहेगी। तो एक स्ट्रेंथ भी है और एक वीकनेस भी है इस बार बीजेपी के लिए। इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर टाइप का है। ठीक है, एक खींचातानी चल रही है जो कि अभी भाजपा किसी तरह से मैनेज कर रही है और बाहर नहीं आने दे रही। वीकनेस में ये भी है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो बीजेपी का है, मतलब किसी तरह से जो गवर्नमेंट डिफेंड करने का है, समाव उतना अच्छा नहीं है जितना वो ऑपोजिशन में रह करके सरकारें जीतती। क्योंकि 2016 का चुनाव एक तरह से काफी आसान चुनाव था, क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी तरुण गोगोई के खिलाफ। अपॉर्चुनिटीज में यह है कि भाजपा अगर यहाँ जीतती है तो वो एस्टैब्लिश करती है कि नॉर्थ ईस्ट में उसका एक वर्चस्व, उसका एक डोमिनेंस, उसका एक प्रेजेंस है। उसकी भी जो आइडियोलॉजी है वो नॉर्थ ईस्ट में भी पॉपुलर है। और जो 2016 की जो जीत है वो कोई ऐसी फ्लूक जीत नहीं थी, वो सिर्फ एक एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जीत नहीं थी। और थ्रेट में जो अलायंस बना है कांग्रेस, एआई, यूडीएफ और बीपीएफ का भी, और बाकी और उसमें कई छोटे दल हैं, ये एक कड़ी चुनौती जरूर दे रही है भाजपा को। भाजपा को बेनिफिट ये जरूर हो सकता है कि जो स्प्लिट ऑफ ऑपोजिशन वोट्स होता है, थर्ड फ्रंट भी एक यहाँ पे लड़ रही है। जो नई पार्टीज है, एजेपी है, राइजोर दल है,
और भी कुछ छोटी छोटी पार्टियों ने अपना एक ग्रुप बनाया है, जैसे कि बिहार में हुआ है। जब ऑपोजिशन वोट स्प्लिट होता है तो इनकम्बेंट को फायदा होता है। तो जितना ये जो पार्टीज हैं, छोटी पार्टीज अच्छा करेंगी, उतना बीजेपी या एनडीए को फायदा होने वाला है यहाँ पर। जी, क्योंकि जो अलायंस। हाँ, जो मुस्लिम वोट है मेजॉरिटी, वो तो महाजोत को जाएगा। तो इनको जो वोट जाएगा, ये थोड़ा बहुत हिंदूज और एथनिक ट्राइब्स जो हैं, उनका वोट जा सकता है, जो महाजोत में न जाने की बजाय इनमें चला जाएगा, तो जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। एक जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जन की बात अगर ओपिनियन पोल देखेंगे तो उसमें वोट शेयर महाजोत का ज्यादा है और बीजेपी का कम, लेकिन बीजेपी की सीटें ज्यादा है और उनकी कम है। ये इसलिए है क्योंकि जो मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट्स है वो ज्यादा लोअर असम में है, जो अभी फेज 2 और 3 में होने वाला है। और वहां पर अगर आपको बहुत ज्यादा वोट पड़ जाए और आपकी विक्ट्री मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आपकी सीटों में वो असर नहीं दिखाता। तो आपको वोट ज्यादा मिल सकते हैं, बट वोट्स जो ज्यादा मिले हैं वो फैले हुए नहीं है पूरे आसाम में, वो एक पर्टिकुलर रीजन में है, जिसकी वजह से आपका वोट शेयर ज्यादा हो रहा है। लेकिन वो वोट शेयर टू सीट जो कन्वर्जन है, जो रेशियो है, वो काफी कम हो रहा है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस सीट्स है, मुस्लिम इन्फ्लुएंस, वो 1/3 ही है, अभी भी अराउंड 40 सीट्स है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पहलू जो कि मॉनिटर करने लायक रहेगा रिजल्ट डे के दिन। जी, अलायंसेस को वोट शेयर के हिसाब से देखें तो काफी कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। लेकिन जयदीप सर काफी समय ग्राउंड पर रहे हैं, वे आसाम में अलग अलग जगह जाकर उन्होंने देखा है कि वहां क्या चल रहा है। तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि ये अलायंसेस ऑन ग्राउंड किस तरह से इफेक्ट कर पाएंगी। इसमें अमिताभ जी ने जो बोला उसका और एक उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये जो अच्छा गवर्नेंस है उसका वो तो है ही, प्लस और एक चीज जो बीजेपी को बहुत फायदा दे रहा है वो है बीजेपी का पेंडेमिक के टाइम में जो मैनेजमेंट, तो पेंडेमिक मैनेजमेंट जो हुआ है वो एक्चुअली असम में बहुत ही अच्छी तरीका से इन्होंने मैनेज किया था, स्पेशली हिमंता बिस्वा शर्मा। हाँ, उसका जो रोल रहा वो फ्रंट फुट पे खेले हैं, तो वो बहुत ही अच्छा, इसके कारण बीजेपी को बीजेपी बहुत को फायदा मिलेगा। हाँ, नंबर 2 है जो कांग्रेस और एआईयूडीएफ का जो अलायंस है, कई सारे सीट्स में, मैं सारे सीट्स में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई सारे सीट्स में जो वर्कर्स ऑन द ग्राउंड है, कांग्रेस और एआईयूडीएफ का वर्कर्स में हमेशा मैंने जब से एआईयूडीएफ फॉर्म हुआ है तब से ही राइवलरी है, झगड़ा था। तो और वोट्स भी अलग अलग हैं। जैसे कि लोअर असम का कंस्टिट्यूएंसीज में जहां ये ज्यादा है, मुस्लिम्स का मेजॉरिटी है या नियर मेजॉरिटी या 40%, 35% वॉट एवर, वहां हिंदू जो वोट है वो कांग्रेस के तरफ ही जाता था, और मुस्लिम वोट्स ऑब्वियसली एआईडीएफ ने ले लेता था। अभी हिंदू, इट रिमेन्स टू बी सीन, और थोड़ा बहुत डाउट भी है मेरा कि ये हिंदूज लोग अभी एआईडीएफ का जो कैंडिडेट, जहां एक कॉमन कैंडिडेट है, एआईडीएफ का कैंडिडेट है, हिंदूज लोग उसको वोट देगा कि नहीं, बिकॉज ये दो कम्युनिटी आर ट्रेडिशनली राइवल्स, मैंने और ज्यादातर एआईडीएफ का कैंडिडेट्स है सब, उनका मुस्लिम आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है, जैसे विद बियर्ड एंड स्कल कैप एंड ऑल दैट, हाँ, वो सब पहन के रहता है। तो एक हिंदू उसको वोट देगा कि नहीं, उसका बारे में मुझे थोड़ा काफी हद तक शक है। आई हैव माई डाउट्स अबाउट दैट। और बीपीएफ के साथ अलायंस इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड, कांग्रेस का इट्स वर्किंग ऑन द ग्राउंड बोरोलैंड एरिया जो 12 सीट में, लेकिन उसमें भी ये है कि जो ये जो नया पार्टी है उसका इमेज काफी अच्छा है, उन्होंने बनाया ये बीपीएफ का इमेज धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ करप्शन एंड अदर चार्जेस, हाग्रमा मोइली जो ये है, उनका भी इमेज काफी अब थोड़ा ये हो गया, खराब हो गया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बट जो नया पार्टी है वो अच्छा काम वो कर रहा है, अच्छा काम, सो दैट विल वर्क इन द बीजेपी फेवर। थर्ड थिंग जो मैंने जो देखा, हिमंता बिस्वा शर्मा का जो रोड शोज है, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है पूरे असम से, वो मुझे लगता है कि इवन इफ से 30-40% ऑफ दैट ऑफ द रिस्पॉन्स वो वोट्स में कन्वर्ट होता है,
तो बीजेपी आराम से निकल जाएगा इन द इलेक्शंस। मोदी जी और अमित शाह जी का भी रोड शोज का बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ वहाँ ऑल ओवर इंक्लूडिंग बराक वैली में। तो दैट शोज लेकिन कांग्रेस का जैसे प्रियंका जाके वहाँ चाय पत्ता चाय बगीचा में जाकर चाय पत्ता उठाया, फिर राहुल गांधी ने किया चाय टी वर्कर्स के बारे में, लोग फोकस किया टी वर्कर्स के ऊपर, उसका ज्यादा कुछ असर पड़ा ही नहीं। देर कांग्रेस का पृथ्वीराज चौहान वाज द प्रभारी ऑफ असम, एक दिन जाके रहा फिर चला आया, वो ही विल लेफ्ट असम। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर का लोग काफी वहां जाके काम वाम किया, लेकिन इतना ज्यादा कुछ उनका रिस्पांस नहीं मिला। सो अगर देखता हूँ कि बाहर से जो लीडर्स आ रहे हैं, जो बीजेपी का आ रहा है और जो कांग्रेस का आ रहा है, उसमें बीजेपी हैज ए क्लियर एज, वेरी वेरी क्लियर एज ओवर ऑन द ग्राउंड। जी, तो ग्राउंड पर जो लगा जयदीप सर को वो उन्होंने बताया, लेकिन अमिताभ सर आप शॉर्ट एनालिसिस कैसे करेंगे जो कांग्रेस और एआईयूडीएफ का अलायंस हुआ है उसका? नहीं, किसी भी अलायंस में सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टिंग वोट ब्लॉक्स होते हैं और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वोट ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे जो असमीज, बंगालीज और असमीज मुस्लिम्स और बंगाली मुस्लिम्स का जो एक वोट बैंक है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये मोटा मोटी ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि 100% तो कभी नहीं होता, लेकिन 80-90% की होता है, तो इट्स नॉट बैड इन दैट सेंस। लीकेज सिर्फ 10-20% है। लेकिन जैसा सर कह रहे थे, जो हिंदू वोट है जो कांग्रेस का, जो अभी भी जैसे उनका जो उनको वोट कौन करता है, अगर कांग्रेस का अगर हम करेंगे तो 55-60% इज मुस्लिम वोटर्स एंड 40% स्टिल इज हिंदू वोटर्स। तो ये जो 40% हिंदू वोटर है कांग्रेस का, क्या वो अपना वोट ट्रांसफर करता है एआईयूडीएफ कैंडिडेट को या नहीं करता है? जहां जहां पे एआईयूडीएफ कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या वो डेवलपमेंट ट्रैक रिकॉर्ड या पैंडेमिक मैनेजमेंट या इन सब चीजों को से ऊपर जाकर के कांग्रेस जो एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है कि आसाम के लोगों की जो कल्चरल डोमिनेंस है वो यहाँ पे बीजेपी के आने से, या बीजेपी अगर जीत जाती है तो ये कम हो जाएगी या खत्म करने के इसमें है। अगर उस नैरेटिव को मान के आज भी अगर कांग्रेस को वोट अगर करते हैं वो लोग, तो लोअर असम और जो फेज 2 और 3 जो है उसमें थोड़ा आगे हो सकता है जो महाजोत है। तो अपॉर्चुनिटी यही है कि कांग्रेस काफी दिनों बाद अगर ऐसा, हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में बीजेपी को हरा करके तीनों राज्यों में सरकार बनाई थी, लेकिन ओवर द इयर्स ये एक धारणा बैठ गई है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ जब कॉन्टेस्ट में होती है तो मोस्टली हारती है। और आज के परिवेश में कांग्रेस को टक्कर बीजेपी को टक्कर अगर कोई दे सकता है पैन इंडिया लेवल पे, तो वो क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस नहीं। बट अगर ये कांग्रेस जीत जाती है किसी भी परिवेश में, तो ये एक धारणा थोड़ी कम होगी। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा उसका जो एक डोमिनेंस या जो उसकी एक रेलेवेंस कम हुई है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है। कांग्रेस इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भी इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी का ज्यादा फोकस आसाम पर है। पहली बार वो बाहर आई है, ज्यादातर वो दूसरे राज्यों में नहीं करती है कैंपेन, लेकिन प्रियंका गांधी का फोकस ज्यादा आसाम है और राहुल गांधी का फोकस केरल है। और बंगाल पे कोई फोकस कर नहीं रहा, बिकॉज दे आर लेटिंग टीएमसी हैव अ फ्री रन, और दे वांट कि वो जीत जाए या हंग भी आ जाए तो हम उसके साथ करके बना लेंगे। तो ये दोनों गांधीज में भी एक सिबलिंग राइवलरी है। अभी कांग्रेस अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है, जून तक एक नया कांग्रेस अध्यक्ष हमको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों नतीजे जो है, एक कैंप है जो राहुल गांधी को नहीं चाहता है कि अध्यक्ष बने। तो अगर केरल हार जाते हैं, जो ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं, और आसाम में अच्छा प्रदर्शन रहता है, तो एक कैंप जरूर ये कह सकता है कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि वो उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है वर्सेस राहुल गांधी। तो कांग्रेस के इंटरनल डायनामिक्स के लिए भी ये इलेक्शन
काफी इंपॉर्टेंट है। थ्रेट में जरूर यह है कि एआईयूडीएफ के साथ अलायंस करने से ये हो गया है कि जो बीजेपी जो एक एंटी नेशनल इमेज कांग्रेस का पूरे देश भर में जो पेंट करने में सक्सेसफुल रही है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स एंड अदर स्टफ, तो ये जो नॉन आसाम जो 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 रीजन्स है, जो क्षेत्र है, उनमें जरूर ये जो धारणा है और ज्यादा मजबूत हो रही है कि कांग्रेस जो है वो एंटी नेशनल दलों के साथ अलायंस करती है या अलायंस कर रही है या उनका साथ दे रही है। जी। और मैनिफेस्टोज की बात करें तो जयदीप सर, आपको किस पार्टी का मैनिफेस्टो को आप ज्यादा रेटिंग देंगे, या कौन सा ऐसा लगा जो इफेक्टिव हो सकता है? बीजेपी का मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में इनका जो पहले कभी भी कोई भी पार्टी ने इसका जिक्र नहीं किया भी तो एक लाइन, सिर्फ ओनली वन लाइन, बट इस बार बीजेपी का मैनिफेस्टो में तो मेन हाईलाइट है कि इन्होंने स्पेसिफिकली स्टेप्स बोले हैं, ये हम करेंगे टू टैकल द प्रॉब्लम, द सफरिंग्स ड्यू टू फ्लड्स इन असम। असम में हर साल 2 या 3 बार फ्लड्स होते ही हैं। बहुत सारे खेती, घर, मकान सब डैमेज हो जाता है। बहुत लोग या एनिमल्स इंक्लूडिंग कैटल आर वॉश्ड अवे। सो इसमें ये पहली बार एक कोई पार्टी अपना मैनिफेस्टो में ये इलेक्शन मुद्दा बनाया इसको, फ्लड्स को। प्लस ये इमोशनल अपील जो है ऑन ग्राउंड्स ऑफ असम्स आइडेंटिटी कल्चर, जैसे कि बीजेपी ने प्रॉमिस किया कि हम लोग मंदिर और होट्रो, विच इज द वैष्णवाइट मोनेस्ट्री, होट्रोस को हम लोग इतना कई लाख रुपए देंगे एवरी ईयर फॉर मेंटेनेंस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशनल मुद्दा है, काफी मंदिर और होट्रो का जो जमीन है वो ये बांग्लादेशी ओरिजिन मुस्लिम्स ने इंक्रोच कर लिया, अपना कब्जा करके अपना बना लिया। तो इनका मैनिफेस्टो में ये भी है कि इसको हम खाली करवाएंगे। हाँ, जैसे इन लोगों ने किया भी ना, काजीरंगा से बहुत इंक्रोचर्स को हटाया, जो बंगाली मुस्लिम इंक्रोचर्स था उनको हटाया था। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है हटाने का। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच दे आर हाईलाइटिंग, प्लस द विजन असम 10 साल में क्या होगा, द विजन फॉर द फ्यूचर। हाँ, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में या गठबंधन का मैनिफेस्टो में दिस इज लैकिंग। ये बोलते हैं कि हम लोग ओके, प्रॉमिस करने का तो कुछ भी कर सकता है। जैसे इन्होंने बोला 5 लाख करीब हम जॉब्स दे देंगे, असम का इकोनॉमिक सिचुएशन, असम में इंडस्ट्रीज लाएंगे। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ या गठबंधन का मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली क्या करेगा रिगार्डिंग दैट इन्होंने का कुछ बताया नहीं। और कांग्रेस का और एक चीज है, जब मैनिफेस्टो जब आते हैं कांग्रेस, मैं काफी लोगों से बात किया था ऑन द ग्राउंड, तो बोला कि वो तो 1947 से यही बात बोल रहे हैं हमको कि हम इंडस्ट्रीज लाएंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, कुछ तो हुआ नहीं। ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स, अभी हो रहा है, 5 साल से हो रहा है। वो भी लोग बोला, सीए को अपोज करते हैं लोग, उन लोग भी बोले हैं कि 5 साल तक तो काम हुआ है ये लास्ट 5 इयर्स में। हाँ, तो मैनिफेस्टो का अगर मैं देखने जाऊं तो आई थिंक द बीजेपी मैनिफेस्टो स्कोर्स ओवर द गठबंधन। और छोटे पार्टी का मैनिफेस्टो इज मेनली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर सीमित रहा, जो राइज और डॉल एंड ऑल दैट। जी। और अगर रीजन वाइज बात करें, क्योंकि असम में इलेक्शंस की नजर से 3 रीजन्स माने जाते हैं, तो अमिताभ तिवारी सर, आप किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी पर्टिकुलर पार्टी का डोमिनेंस देख पा रहे हैं? पिछले चुनाव या 2019 लोकसभा के भी अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो अपर आसाम जो है वो भाजपा का एक तरह से गढ़ है। लोअर आसाम क्योंकि इस बार अलायंस कांग्रेस और एआईयूडीएफ का हुआ है और वहां पर ज्यादा मेजॉरिटी डोमिनेटेड या इन्फ्लुएंस्ड मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट्स हैं, वहां पर थोड़ा मजबूत महाजोत है। और बाराक वैली जो है वहां पे एसटी सीट्स हैं काफी सारी, और वहां पे इस बार अलायंस पार्टनर स्वैप नहीं हुआ है, चेंज हुआ है। अब उसका इम्पैक्ट देखने वाला रहेगा कि बोडोलैंड पीपल फ्रंट का जो महाजोत में गया है और यूपीपीएल जो
बीजेपी के अलायंस में है। इन दोनों दलों ने मिलकर के वहां पे अभी लोकल बॉडी पोल जीती है, लेकिन बीपीए भी एक तरह से वहां पे खत्म नहीं होती, हालांकि उसका डोमिनेंस और उसकी जो प्रेजेंस है कम हुई है पहले से। तो ये देखना पड़ेगा कि बाराक वैली में ये जो अलायंस पार्टनर्स चेंज हुए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट रिजल्ट में आता है। और एक फेज तो हो चुका है जिसमें अमित शाह जी खुद कह रहे हैं कि 37 आउट ऑफ 47 हम जीत रहे हैं। ठीक है, तो अभी लगभग 80 सीट्स 79 सीट्स का इलेक्शन बचा है, और 28 सीटें इसमें ऐसी हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स हैं इस बार, जिसमें से कि लगभग 5 सीटें, अगर मुझे याद है ठीक से, तो पिछली बार बीजेपी जीती थी, इसमें से 5 सीटें, और भी कुछ सीटें हैं जिनमें कि 35-40% मुस्लिम लोग हैं। तो रीजन के हिसाब से तो इसी तरह का डोमिनेंस है। जी। जयदीप सर, डेमोग्राफी और जो बोडोज का इशू है उसे लेकर क्या इफेक्ट होगा इस चुनाव में? बोरोलैंड का 12 सीट है बोरोलैंड में। तो मुझे लगता है कि वो आई थिंक इट विल बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन, एक तो महागठबंधन को 5 या 6 मिलेगा और बीजेपी अलायंस को बाकी मिलेगा 6 सीट। और डेमोग्राफी तो हाँ, दैट इज अ ह्यूज इशू इन असम, इट हैज ऑलवेज बीन अ ह्यूज इशू इन असम। उसका असर तो है ही। आई मीन इसीलिए तो सीएए के खिलाफ एजिटेशन हुआ था। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, मैं फिर से सीएए के बारे में बात करूंगा। इंटरेस्टिंग जो चीज़ हुआ है, जो अमिताभ जी ने बता रहा था सही तरीका से, जो असमीज पीपल, असमीज हिंदूज, उनका मन में बहुत बड़ा आशंका है। और वो माइग्रेंट्स को माइग्रेंट्स के हिसाब से ही देखते हैं, नॉट एज बंगाली हिंदूज और बंगाली मुस्लिम्स। हाँ, माइग्रेंट्स का माइग्रेंट्स उनके हिसाब से। तो और वो हमेशा से रहा, आज से नहीं, वो हमेशा से माइग्रेंट्स, बांग्लादेशीज और बांग्लादेशीज, ये मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो ऐसे एक सेंटिमेंट, ये बहुत पावरफुल सेंटिमेंट है अमॉन्ग्स द असमीज। ऐसे ये जगह से हेमंत बिस्वा शर्मा और वो शुरू किए थे लोगों को बोलना, ऐसा असमीज हिंदूज को बोलना कि सुनो, हमारा थ्रेट है नॉट फ्रॉम बंगाली हिंदूज बट फ्रॉम बंगाली मुस्लिम्स। एंड जहां जहां बंगाली मुस्लिम्स, इनफैक्ट आंकड़े जैसे अमिताभ जी ने बता रहा था 2021 का तो हुआ नहीं अभी भी, बट द एस्टिमेट्स आर दैट there is an alarming rise in population, not because of new migration but because of the huge birth rate, reproductive rate amongst the Bangladeshi Muslim community. On an average, I'm told, Assam government officials का 8-9 बच्चे हैं एक फैमिली में मिनिमम, ऐसे कुछ। हाँ, तो ये इसके कारण देयर हैज बीन अ ह्यूज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और अभी जब डिलिमिटेशन होगा उसमें मालूम पड़ेगा कि संख्या कितना बढ़ गया है, और सेंसस जब होगा वो तब मालूम पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन इस कारण हेमंत ने जाके ऑल ओवर द स्टेट, वो हर जगह में बताया कि थ्रेट है, लेट बंगाली हिंदूज अगर आए तो वो अच्छा है, क्योंकि वो ये पॉपुलेशन राइज को ऑफसेट कर सकता है काफी हद तक। तो लेट अस नॉट oppose CAA, let us welcome CAA. एंड ये जब बोलते गया तब धीरे धीरे मैंने देखा वेरी इंटरेस्टिंग चीज कि इसका लोग अपोज, इसका लॉजिकली इसके खिलाफ बहुत बड़ा ऑपोजिशन होना चाहिए, क्या बोल रहा है ये लीडर हमारे। हाँ, लेकिन वैसा कुछ ऑपोजिशन कभी नहीं हुआ। और धीरे धीरे लोगों को ये ओवर द लास्ट 1 ईयर, इवन लॉकडाउन के समय भी बीजेपी ने मैसिव कैंपेन शुरू किया, डोर टू डोर कैंपेन, उनका वर्कर्स घर घर में जाके ये पूरा समझाना लोगों को कि हमारा थ्रेट कहाँ से है और क्या क्या हो रहा है। क्योंकि अपर असम का जो असमीज हिंदू फैमिली है, वो गांव में रहता है, उसको इतना हद तक नहीं मालूम कि लोअर असम में क्या हो रहा है। तो उनको जाके बताना, उनको जाके ये यू नो एनलाइटनिंग देम ऑन व्हाट इज हैपनिंग, ये चीज बीजेपी ने किया। तो एज ए रिजल्ट जब हेमंत जब आज बात करते हैं कि हमारा थ्रेट है, हमारा जाति माटी भेटी का थ्रेट जो है comes from Bengali Muslims, not from Bengali Hindus, then there is quite a significant percentage of population, Assamese Hindu population, who accept this reality आज। ये ग्राउंड पे
I think it is a significant change which has happened. जी, ओपिनियन पोल्स और रिजल्ट डे के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेंड या कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो अमिताभ तिवारी सर आप बताना चाहें? देखिए, एक तो टर्नआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना कि टर्नआउट कैसा रहता है। अपर असम में काफी अच्छा टर्नआउट रहा है। अभी लोअर असम और बराक वैली में हम देख रहे हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि टर्नआउट कैसा रहता है। हालांकि असम में काफी हाई टर्नआउट होता है। I mean, it has 80-85% turnout, which is much higher than national average. But still, अगर पिछली बार से ज्यादा टर्नआउट होता है तो वो एक ब्रॉड इंडिकेटर होता है एंटी इनकम्बेंसी का। इट्स नॉट द ओनली फैक्टर, बट वो एक फैक्टर होता है। दूसरा हमें देखना हुआ कि जो ये एसटी सीट्स है और एससी सीट्स है, 24 सीटें हैं लगभग, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को अलायंसेस की वजह से काफी फायदा हुआ था इसमें। ये किस तरफ मूव करती है इस बार। फिर ये जो 43 सीट जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, हमें ये देखना होगा जो महाजोत का जो अलायंस है इसमें सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट होता है कि नहीं। ये जरूर हो सकता है कि अगर सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट नहीं होगा तो कांग्रेस के कैंडिडेट्स ज्यादा जीतेंगे और एआईयूडीएफ के कम, या जो स्ट्राइक रेट होगा वो कम होगा, बिकॉज कांग्रेस का वोट अगर शिफ्ट नहीं होता है एआईयूडीएफ को, लीकेज बहुत ज्यादा रहती है, तो ये रेशियो इम्पैक्ट पड़ेगा और ओवरऑल जो महाजोत का जो टैली है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। और रीजन वाइज हमें देखना पड़ेगा कि अपर असम में बीजेपी अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में सफल रहती है या नहीं, और लोअर असम में क्या इस अलायंस की वजह से उसे थोड़ा बहुत नुकसान सहना पड़ सकता है या नहीं। तो ये सब 4-5 चीजें थी कि ओपिनियन पोल्स मोस्टली इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन एंड एक्चुअल सीट टैली 40-50% गलत होते हैं, क्योंकि वो काफी पहले होते हैं चुनाव के दिन, वोटिंग के लास्ट 2-3 दिन में 12-15% अनडिसाइडेड वोटर होते हैं किसी भी इलेक्शन में, और वो अपना जो माइंड मेकअप है वो किसका हवा चल रहा है, वहाँ लोकल डायनामिक्स क्या है, लोकल कैंडिडेट्स क्या है, मेरा दोस्त किसको वोट कर रहा है, उसके हिसाब से कुछ ही 12-15% लोग जाके वोट करते हैं। तो ये तो उसमें कैप्चर ही नहीं होता है। और ओपिनियन पोल वैसे भी किसी को याद नहीं रहता है कि ओपिनियन पोल में किसने क्या बोला था। एग्जिट पोल जो है वो लोगों को याद रहता है, और ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में लोग अपना चेंज भी कर लेते हैं पूरा का पूरा डायरेक्शन और टैली। हमने देखा है कि एग्जिट पोल भी बिहार में एक भी या मोस्टली ही गलत थे। तो इस बार तो जब तक एक्चुअल रिजल्ट नहीं आ जाए 2 तारीख को, तब तक तो कुछ भी कहना मुश्किल होगा और हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। जी, बहुत सारी जानकारियों के लिए धन्यवाद। देखते रहें स्वराज।